तो जरा कुछ बेसिक्स पहले नोट कर लीजिए। पहले तो ये देख लो कि पोटेंशियल जो होता है, चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार पांच फॉर्मूले हैं, इन्होंने शुरुआत में समरी दे रखी है, बहुत सही है। तो उससे काफी आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये तो ये हो गया। और अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करी जाए, तो पोटेंशियल को ऐसे भी निकाला जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। उसके बाद पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p हो गया डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वेयर एल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। इसके बाद देखिएगा, एक तो ये हो गया, फिर आप नोट करेंगे पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, तो ये था पोटेंशियल, हाँ, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, तो ये होता है जीरो, ये होता है जीरो। और दूसरा देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, नहीं, सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। हाँ, बस दो चार्जेस का, Q1 Q2 अपॉन आर। फिर अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, एक और नोट करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, कोई बात नहीं। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। p cos थीटा, हाँ, ये पोटेंशियल पोटेंशियल बताया सर। हमें बताया 1/4 p cos थीटा पर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर, मतलब वो कंडीशन वगैरह डालते हैं तो सही नहीं आता, तो ये आ जाएगा वैसे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, फॉर्मूला चलेगा। अगला देखिएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर।
एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ये अभी ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले बाद में देखते हैं। क्वेश्चंस देखना शुरू करिए इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ चैप्टर 2। कौन सा क्वेश्चन था बताइए। हाँ चैप्टर 2। पोटेंशियल ड्रॉप, वो वाला जो स्फेरिकल, वो जो होती है ड्रॉप्स जो होती हैं, ऑयल ड्रॉप वाला क्वेश्चन। मिला देते हैं, वो 8 ड्रॉप होती हैं। ठीक है, वो अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं क्यों? हाँ अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अभी पेपर लेकर आया, उसके पास रखा हुआ है। रुक जाओ, पहले मैं ये करवा देता हूँ। चलो पहले ये देखो, पहले ये देख लो, वो करवा देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमको ये बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सी नहीं है। पहला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है? हम ये कहते हैं होती है। ठीक, तभी उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन बी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इंफिनिटी। होता क्या है? फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, ये होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, ये गलत है। फिर एक बार ऑप्शन सी भी देख लीजिए, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, केवल ऑप्शन बी ही गलत है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है ना, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखूंगा, उसको आप समझिएगा। कौन सा? ये मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अभी एक्चुअली और भी बच्चे हैं ना ऑनलाइन वाले, तो इसको मैं बता दूंगा। अभी एक बताया था क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा है। या अभी बताऊं? तो बीच में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसमें से एक क्वेश्चन बताया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं उसको बता रहा हूँ, तो पहले तो इन बच्चों को वेट करना पड़ रहा है, इस वजह से कह रहा हूँ कि ये मैं आपको बता दूंगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये है, दिस क्वेश्चन कंटेन्स, बीच बीच में फ्रीज हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। This question contains statement 1 and statement 2. Of the 4 choices given after the statements, of the 4 choices given after the statements, comma, choose the one that best describes the 2 statements.
That best describes the statements. स्टेटमेंट 1 देखिएगा. स्टेटमेंट 1 देखिए. स्टेटमेंट 1 है फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल moving from point P to point Q, the net work done by an electrostatic field by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting is independent of the path connecting point P to point Q. Point P to point Q. Statement 2 देखिएगा. The net work done by a conservative force on an object the net work done by a conservative force on an object moving along a closed loop. The net work done by a conservative force on an object moving along a closed loop is 0. ये दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. पहली स्टेटमेंट देखिए फॉर अ चार्ज पार्टिकल. कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है. पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जा रहा है कोई एक चार्ज पार्टिकल. द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग पॉइंट P टू पॉइंट Q. ये सही है या गलत है? सही है. क्योंकि हम ये कहेंगे द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. हाँ हाँ, वर्क डन ही तो बोल रहे हैं. द नेट वर्क डन, मैंने कुछ और बोला? सुनिए, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो पर जो वर्क डन होता है वो कहीं पर भी किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता. कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं. कंजर्वेटिव फोर्स का तो ये होता है, आपको शायद याद होगा, ऐसे चलो या ऐसे चलो, ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव रहेगी. वो वर्क डन जो है वो आपका पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, किसी भी रास्ते से कहीं तक भी जाइए. अब जरा देखिएगा, यहां पर ये रीजन एसर्शन वाला दे रखा है. अब ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं. ऑप्शन ए में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है, सुनिए. बी देखिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू.
फिर है स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी में दे रखा है कि 1 भी ट्रू है 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, एजर्शन रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अजीब तरीके से दे रखा है। अब अगला देखिए, अगला है सी। वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सुनिए, फिर स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वो बोल रहे हैं 1 फॉल्स है 2 ट्रू है। सुनो, स्टेटमेंट 2 देखिए, पहले स्टेटमेंट 1 को तो दिमाग में बिठा लीजिए कि वर्क डन जो होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ टेकन। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखिए, द नेट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये भी बिल्कुल ठीक है कि नेट वर्क डन जो होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक करने वाला जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है अलोंग अ क्लोज लूप। अलोंग अ क्लोज लूप का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ से स्टार्ट करा और मैं घूम फिर के वापस फिर यहीं पर आ गया, मैं किसी भी रास्ते से यहाँ तक गया और किसी भी रास्ते से यहाँ तक आया। तो अब आप ये देखिएगा कि रिलेट तो कर रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन क्या है? सुनो, हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, मेरी बात सुनो, पहले पहले एक बात सुनो उसके बाद बताता हूँ, होल्ड करके रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, मैं अगर इस पाथ से भी यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो वो वर्क डन सेम होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वर्क डन हमारा 5 जूल है और मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं इसका पाथ ऐसे कर दूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? -5 जूल। तो फिर टोटल वर्क डन कितना हो गया? ये जीरो हो गया। तो अलाउंग का क्लोज लूप वो जीरो होता है। ठीक, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब आप बताओ, कुछ पूछ रहे थे? ये हो गया फ्रीज। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, रिलेटेड हैं, लेकिन वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज लूप। हाँ, बता दो फटाफट, इससे पहले कि दिमाग से निकले। डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर, वो भी एक पाथ होता है ना? डिस्प्लेसमेंट, हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, तो ये जो वर्क डन है ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट करता है ना? वर्क डन, हाँ, वर्क डन जो हो गया ये हमारा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है। हाँ इसके ऊपर तो करता है। हाँ, तो अभी आपने बोला कि पाथ के ऊपर नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट एक पाथ है उसके क्योंकि ऊपर कंजर्वेटिव dependent फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे ऐसे करके जा रहा है और इन्होंने बोला द नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन की बात हो रही है, टोटल वर्क डन की, किसी एक पॉइंट पर वर्क डन की बात नहीं हो रही। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स में नेट वर्क डन यानी कि टोटल वर्क डन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या, ये याद है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव सेम रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक, चलें जी आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? श्रुति, वंशिका, एकांश, आर्यन, दृष्टि? यस सर। अरे बाकी बच्चे हैं अभी ऑनलाइन? नहीं? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। अब सुनिएगा, ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही आप लोग सुनते ही शायद बता दोगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑप्शन डी है वर्क। क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाकर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल, अरे अभी मिटा दिया मैंने, हाँ मिटा दिया, पोटेंशियल ही होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन बी इसका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में क्या चीज ट्रू है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। ऑप्शन ए है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, पहला ये ट्रू है। ऑप्शन बी है इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क और चार्ज का रेशियो होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ठीक, और ऑप्शन डी है इट इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ऑप्शन डी तो गलत है, सी बिल्कुल ठीक है। सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी। ए में क्या दिया था? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर,
और बी में क्या दिया था, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज। सर वो जो आपको कल मैथ्स के पेपर का जो सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था, एटलीस्ट वन इज अच्छा ठीक है, चलिए एक बात याद रखना, बड़ा ये जो मास्टरमाइंड है ये बड़ी पसंद आ रही है टीचर्स को, समझ रहे हैं, ये बड़ी पसंद आ रही है। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वाले भी जो टीचर्स हैं वो भी मतलब यहीं के हैं आसपास के, तो ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है पेपर वो मैं किसी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ ना, नहीं तो ऑप्शन आता है, मतलब ऑप्शन खुला रहता है, वो ज्यादातर टीचर्स जो है ना वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं मिलता, तो इस वजह से वो छोड़ देते हैं कि हमें नहीं बनाना पेपर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। बहुत है टीचर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे अंदर नहीं जाना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, वन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, हाँ जी बताना, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन पर सेकंड, जी न्यूटन अपॉन सेकंड। अच्छा वैसे मैंने ग्रुप पर डाल दिया था, फिर भी ध्यान रखना परसों आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है, परसों फिजिक्स का टेस्ट है, डाल दो दिया था ग्रुप पर, तो 4 से 5:30 वही टाइम रहेगा। हाँ अरे नहीं 4:30 से नहीं हो पाएगा ना, 18 थर्सडे, ऑप्शन सी जूल पर कूलम, ऑप्शन डी जूल पर सेकंड, बताएंगे खुद ही क्यों, सर क्योंकि वो ऑप्शन सी। पूछ रहे हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन की यूनिट जूल, और अपॉन में चार्ज, तो चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। हाँ आपके पास इस चैप्टर के नोट्स है? हाँ है, सर मेरे को दो। मैंने भेजे तो थे शायद, ग्रुप पर नहीं डाले थे, नहीं भेजे तो भेज दूंगा। सर एक आज के बाद सारे तरीके से सेकंड चैप्टर की जगह नहीं सेकंड चैप्टर के भी मैंने दिए थे एकांश, पता नहीं ध्यान है या नहीं, चलो मैं भेज दूंगा। नहीं सर, सेकंड चैप्टर के नहीं दिए थे। नहीं दिए मैंने, नो सर। चलो देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, हाँ क्या एकांश, हाँ तो उसने बनाए नहीं होंगे ना। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, the electric potential due to this charge at a given point in space at a given point in space is capital V. The work done is capital V. Full stop. Full stop. The work done by an external force in bringing another charge
A work done by an external force in bringing another charge, small q, from infinity up to the point from infinity up to the point is ऑप्शन देखिए v अपॉन q, v अपॉन q, ऑप्शन बी है v इंटू क्यू, ऑप्शन सी है v प्लस क्यू, और ऑप्शन डी है v। ठीक है, तो कुल मिलाकर डेफिनेशन को ही घुमाकर पूछ रहे हैं, क्या है? द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू द पॉइंट। तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने का जो वर्क डन होता है वो कैसे निकलता है? v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन q। तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन क्या हो जाएगा? v इंटू क्यू। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ में आ गया? बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है Yes, इतना? sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल v। ठीक, चलिए बस 1 मिनट रुको, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए जी, अगला देखेंगे। Which of the following is true about electrostatic potential for a point charge? ये ऐसे ही पढ़कर बता रहा हूँ, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है। Which of the following is true about the electrostatic potential for a point charge? किसी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्टेटमेंट बी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क डन। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसके फॉर्मूले पर बेस्ड है। अभी देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको मैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बोल सकता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये दो फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल के। तो अब वो बोल रहे हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये तो ट्रू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ये तो ट्रू है। ऑप्शन बी देखें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क डन। तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज और वर्क डन का प्रोडक्ट है? नहीं है, रेशियो है, तो बी तो फॉल्स हो गया। फिर सी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बता रहा हूँ सुनो, कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस जो है वो यूनिट डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है, मतलब अगर 1 मीटर है डिस्टेंस, तो ये जो r है r भी 1 ही होगा और r स्क्वायर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो उस केस में v और e दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक, समझ गए? तो इसका मतलब ये फॉल्स है। और ऑप्शन क्या? अच्छा, चार्ज जीरो ले लोगे तो फिर तो, जब चार्ज ही नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड, काहे का पोटेंशियल? जब चार्ज ही नहीं है तो उसको तो छोड़ो। फिर है वो इस वजह से क्योंकि एक ऑप्शन लास्ट में दे रखा है बोथ ए एंड सी, इस वजह से देखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो जाती है। ऑप्शन ए है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वही बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन नेवर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेवर है ना, इक्वल तो हो सकते हैं, इक्वल तो हो सकते हैं। हाँ, तो फिर सी नहीं हो सकता।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्लोज टू अ नेगेटिव चार्ज Q। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, सुबह कल आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, परसों से फिर ले ही लूँ लगातार, है ना, क्योंकि टाइम कम है, फिर सोच में पड़ गए। ठीक है, और परसों तक कर देता हूँ मैं स्टार्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रिंगिंग a positive test charge close to a negative charge? Close to a negative charge, capital Q. ऑप्शन ए है वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी है V इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इसी में है, W इज ग्रेटर देन 0, V इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी है वर्क डन इज लेस देन 0, V इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी है W इज लेस देन 0, V इज लेस देन 0। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सोच कर बताओ जरा, which of the following is true for bringing a positive test charge close to a negative charge Q। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर नेगेटिव चार्ज के नजदीक हम लेकर आ जाते हैं तो ऑप्शन सी, कैसे, वर्क डन भी नेगेटिव होगा। ये किसने कहा? खुद देखिए, हाँ, ईपॉक कैम। अब जरा देखिए इसमें ना, हाँ, मेरी बात सुनो तो सही, एक मिनट जरा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा यहाँ पर देखें। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज के पास लेकर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात ही नहीं करी, हमने कहा कि एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, उस नेगेटिव चार्ज के पास हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्लोज टू अ नेगेटिव चार्ज Q। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि वो बोल रहे हैं वर्क डन और पोटेंशियल के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाया जा रहा है तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। क्या वर्क डन लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ये बताओ पहले तो। कैसे? वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमें वर्क ना किसी के अगेंस्ट करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमें किसी के अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ रहा है। तो आप ये देखिए वो अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्शन इसका, लेकिन ऑप्शन जो है वो इसका बी है, वर्क इज लेस देन 0 बट V इज ग्रेटर देन 0।
वर्क इज लेस देन 0, अब वर्क डन जो है वो 0 से छोटा क्यों है ये बताएंगे? अब सुनिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई दे गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन माइनस डीवी बाई डी आर हो गई। अब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी पोटेंशियल क्या है, ऐसे में क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल लेस देन 0 आ रहा है, पोटेंशियल लेस देन 0 आ रहा है। तो आप ये देखो कि अगर पोटेंशियल लेस देन 0 है, अगर कायदे से देखा जाए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो अगर पोटेंशियल जो है, अगर पोटेंशियल लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि अगर पोटेंशियल लेस देन 0 है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 है तो वर्क डन जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट वाला फंडा यहाँ पर दे ही नहीं रखा, यहाँ दोनों सेम और यहाँ दोनों सेम, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही ठीक है। ठीक है, कि हमारा वर्क डन लेस देन 0 और पोटेंशियल ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया? आप ये देखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये फॉर्मूला होता है। गलत लिख रहा हूँ क्या फॉर्मूला? नहीं ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो यहाँ से जब मैं डीवी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो माइनस ई डी आर आ जाएगा, माइनस ई डी आर आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में। ठीक, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसका मतलब साफ साफ है हमारा जो पोटेंशियल है वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारा पोटेंशियल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, यानी कि वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन दोनों एक ही बात आप कैलकुलेट करी जा सकती है क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर वर्क डन अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो अपोजिट वाला केस केवल यही दे रखा है और ये पूरी तरह से ट्रू है। समझ गए? ठीक, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. हाँ चलिए। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये सारे के सारे अभी तक फॉर्मूला बेस्ड, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर ये बहुत बड़ा नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन बहुत ज्यादा थोड़ी है, थोड़ा ही तो है, उसमें प्रॉब्लम है। अगली क्लास में वही कराते हैं, अगली क्लास में वही कराते हैं। हाँ मैं कराना है मेरे को, तो मैं कल से ना करके परसों से करूँ स्टार्ट। परसों 18 है, परसों 18 है, परसों से सुबह से कर रहे हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स जिसमें भी आप डाउट करेंगे। हाँ नहीं नहीं 7 बजे आ जाना। हाँ अगर किसी का स्कूल भी होगा तो वो भी जा सकेगा, है ना? इतना सुबह में बताओ।